ये कहानी है रईस की। रईस अपनी पुरानी किताबों की छोटी सी दुकान में दिन किताबें बेचा करता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल मामूली थी। सुबह दुकान खोलना, शाम को वही टूटी कुर्सी पर बैठकर कागजों से भरी दुनिया में खो जाना। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी नया नहीं होने वाला। लेकिन एक रात जब वो दुकान बंद करके ताला लगा रहा था, उसी वक्त उसे सड़क के उस पार कुछ ऐसा दिखा जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक छोटी धुंधली परछाई जो शक्ल में तो बिल्कुल उसकी बेटी जोया जैसी लग रही थी, पर उसकी आंखें, वो आंखें किसी बच्चे की नहीं थीं। वे गहरी, काली और ठंडी थीं। वो परछाई उसे घूर रही थी, ऐसे जैसे वो रईस को पहचानती हो और उसका नाम पुकारना चाहती हो। उसी पल से रईस की जिंदगी में वो डर, वो राज और वो सच्चाई दाखिल हुई जिसने उसके हर कदम को बदल दिया। आखिर क्या थी ये परछाई, आइए देखते हैं। पुराने जमाने के एक छोटे से कस्बे दरियापुर में एक तंग गलियों वाला मोहल्ला था, कागजी मोहल्ला। यहीं रहता था रईस खान, 40 साल का एक शांत और मजबूर आदमी। रईस की पूरी जिंदगी उसकी छोटी सी किताब की दुकान में उलझी थी। पुरानी किताबों की खुशबू, धूल और गोंद ही उसका संसार था। उसकी 13 साल की बेटी थी जोया रईस, कम बोलने वाली, डरपोक सी बच्ची जो हर आवाज पर सिहर जाती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अदृश्य सी दहशत तैरती रहती थी, जैसे कोई पहरा लगा हो, जैसे कुछ वो बताना चाहती हो पर कह ना पाती हो। रईस की दूसरी शादी हुई थी नाहिद से, जो बाहर वालों के सामने मीठी मुस्कान बिखेरती, लेकिन अंदर जोया के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था, एक ईर्ष्या, एक नफरत जिसकी वजह किसी को नहीं पता थी। एक शाम जब नमाज की अजान की आवाज पूरे मोहल्ले में फैल रही थी, तभी रईस दुकान से जल्दी घर लौटा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से एक हल्की सी घुटी हुई चीख उसके कानों तक आई। वो ठिठक गया। उसके कदम खुद ब खुद अंदर की ओर भागे। जोया कमरे के कोने में सिकुड़ी बैठी थी। उसके कंधे कांप रहे थे और उसके हाथों पर पुराने नीले निशान साफ दिख रहे थे। रईस का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। जोया, किसने मारा? उसने कांपती आवाज में पूछा। जोया ने डरकर सिर हिलाया। अब्बू, मैं कुछ नहीं, बस गिर गई थी। रईस झूठ पहचान गया, लेकिन उसकी बच्ची की आंखों में इतना डर था कि वो उससे ज्यादा सवाल भी नहीं पूछ पाया। उस रात रईस देर तक जागता रहा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके अपने घर की दीवारों के पीछे कुछ बहुत अंधेरा पनप रहा है। रईस की दुकान ठीक नहीं चल रही थी, कर्ज बढ़ रहा था, दिल की बीमारी भी बढ़ रही थी। और तभी उसके बचपन के दोस्त हसीब ने उसे एक काम बताया। पुराने किले जैसी कादरी हवेली में एक रात की चौकीदारी। ज्यादा पैसे नहीं, पर रईस के लिए वही भी बहुत था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस नौकरी के साथ उसकी जिंदगी में ऐसी चीजें आने वाली थीं जिनका नाम लेते हुए भी लोग कांपते हैं। हवेली के आसपास अजीब अफवाहें थीं, कभी रोने की आवाजें, कभी दीवारों पर परछाइयां, कभी आधी रात को झूमते पेड़ जैसे कोई गुजर रहा हो। रईस इन बातों को मजाक समझता था। उसे पैसे की जरूरत थी, बस इसी वजह से उसने वो काम स्वीकार कर लिया। रईस ने जब पहली बार हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। हवेली की हवा में अजीब सी सीलन और उदासी घुली हुई थी। दीवारों पर उखड़ी हुई पुताई, टूटी खिड़कियां और प्राचीन कमरों में ऐसा महसूस होता था जैसे कोई देख रहा है। रईस को लग रहा था कि यह सब सिर्फ उसका भ्रम है। लेकिन रात के 12 बजे हवेली की पिछली तरफ से एक हल्की सी दबती हुई सिसकाहट आई। रईस का दिल धक रह गया। उसने टॉर्च उठाई और सिसकाहट की दिशा में कदम बढ़ाए। दीवारों पर परछाइयां डगमगा रही थीं। हवा जैसे अचानक भारी हो गई थी और जब उसने उस पुराने कमरे का दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जोया के। रईस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबरा कर आंखें बंद की और एक पल ऐसा आया मानो किसी ने उसके कंधे पर ठंडी उंगली रखी हो। रात का दूसरा पहर था। चांद बादलों में फंसा हुआ था और हवेली के टूटे दरवाजे हवा में छर्र छर्र की आवाज कर रहे थे। रईस के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, जोया के जैसे पैरों के निशान यहां कैसे? उसने अपनी टॉर्च दोबारा जमीन पर डाली
निशान धूल से भरे फर्श पर साफ दिख रहे थे, छोटे, हल्के, किनारों से धुंधले, बिल्कुल उसी साइज के जैसे उसकी बेटी के। रईस का दिल दहशत से उछल रहा था, पर फिर भी उसने टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई। निशान उस अंधेरे गलियारे तक जाते थे जहां हवेली का सबसे पुराना कमरा था। वो कमरा जो हमेशा बंद रहता था, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में बंद किया हो। रईस ने हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा अपने आप कराहता हुआ खुल गया। अंदर धूल उड़ रही थी और कोनों में मकड़ी के जाले फैले थे, लेकिन कमरे के बीचों बीच कुछ ऐसा पड़ा था जिसने रईस के पैरों से जैसे जड़ें बांध दी। एक छोटी सी मोहर लगी चिट्ठी और उसके बिल्कुल पास एक नीला रिबन। रिबन बिल्कुल उसी रंग का जैसा जोया अपने बालों में बांधती थी। रईस के हाथ कांपने लगे। उसने चिट्ठी उठाई। कागज बहुत पुराना था, जैसे बरसों से किसी अंधेरी जगह में दबा हो, लेकिन उस पर लिखा नाम साफ था, जोया। रईस के अंदर जैसे बिजली सी दौड़ गई। ये यहां कैसे आया? उसकी आवाज टूटने लगी। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। चिट्ठी खाली थी, बस आखिर में एक लाइन लिखी थी, मैं यहां हूं। रईस जैसे पत्थर बन गया, उसका गला सूख गया। उसने जल्दी से मुड़कर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। उधर घर पर नाहिद गुस्से से पूरे कमरे में टहल रही थी। जोया उसके सामने खड़ी थी, डरी हुई, ठंडी सांसें लेती हुई। कितनी बार कहा है, मेरी चीजों को मत छुआ कर, नाहिद चिल्लाई। जोया कांपते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस किताब। थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। जोया दीवार से टकराई। तेरे जैसे मनहूस बच्चे को मेरी चीजों की जरूरत ही क्या है? नाहिद ने जहरीली आवाज में कहा। जोया कुछ कहना चाहती थी, पर डर ने उसकी आवाज को बंद कर दिया था। दरवाजे के बाहर खड़े हसीब यह सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह सब जानते हों, लेकिन कुछ कहना नहीं चाहते। हवेली में कमरे का दरवाजा बंद होते ही रईस के कानों में एक हल्की आवाज पड़ी, अब्बू। रईस की आंखें फैल गईं। जोया, यहां कैसे? उसने पसीजे हुए गले से पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया। फिर वही आवाज, थोड़ी और करीब, अब्बू, मुझे ठंड लग रही है। रईस का दिल टूटकर गिर पड़ा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो हिला तक नहीं। उसने जोर से धक्का मारा, पर बेकार। कमरा अब और ठंडा होने लगा था, जैसे किसी ने पूरे कमरे की हवा चूस ली हो। और तभी कमरे के एक कोने में धूल हिलने लगी, जैसे जमीन पर कोई हल्की चाल से चल रहा हो। रईस की टॉर्च वहीं ठहर गई। धूल में छोटे छोटे पैरों की आकृतियां धीरे धीरे उभरने लगीं। वो पैरों के निशान सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगे। रईस की टांगें कांपने लगीं, उसकी सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखों में डर सिमट आया। और तभी कमरे की हवा में एक ठंडी बच्ची जैसी आवाज गूंजी, अब्बू, मुझे बचा लो। हवेली के बंद कमरे में रईस के चारों ओर हवा भारी होती जा रही थी। धूल में उभरते छोटे पैरों के निशान उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और उसके दिल की धड़कन सीने को तोड़कर बाहर आने वाली थी। वो आवाज फिर आई, अब्बू, मुझे बचा लो। रईस की आंखें भर आईं। ये आवाज बिल्कुल जोया जैसी थी, लेकिन रईस समझ चुका था, ये उसकी बेटी की आवाज नहीं थी। ये वो आवाज थी जो हवेली में बरसों से दबे हुए राज से निकल रही थी। रईस ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? एक हल्की सी परछाई कोने से उठी, लेकिन पूरा रूप नहीं दिखा, बस छोटे पैरों का हल्का सा स्वर जो धीरे धीरे मिट्टी में घुल रहा था। और उस आवाज ने कहा, जो जोया पर गुजर रहा है वो मुझ पर भी गुजरा था। रईस की आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। हवेली के पिछली तरफ एक टूटी हुई दीवार थी। उसके नीचे छोटे छोटे रंग बिरंगे बच्चों के कपड़ों के टुकड़े, टूटे खिलौने और एक पुराना लॉकेट दबा था, जैसे कोई वर्षों से दफन राज धीरे धीरे बाहर निकल रहा हो। रईस ने वो लॉकेट उठाया। अंदर एक छोटी बच्ची की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, रूही, एक नाम जो आज से 12 साल पहले अचानक कागजी मोहल्ले से गायब हो गई थी। लोग कहते थे कि वो कुएं में गिर गई थी, लेकिन उसके शरीर का कभी कोई पता नहीं चला। रईस के हाथ ठंडे पड़ गए। वो आवाज वापस गूंजी, जिसने मुझे मारा था वही आज जोया को भी मार रहा है। रईस का सांस रुक गया।
उस वक्त घर पर नाहिद गुस्से से उबल रही थी। जोया कमरे के कोने में सहमी हुई बैठी थी। तेरी ये चुप्पी मुझे पसंद नहीं, नाहिद चीखी। तेरी मां भी ऐसी ही थी, मेरे सामने तुझे प्यार दिखाती थी और मैं बस देखती रह जाती थी। जोया डर के मारे सिसक पड़ी। नाहिद की आंखों में अब सिर्फ नफरत नहीं बल्कि पागलपन उतर आया था। मैंने ही तेरी असली मां को यहां से भगाया ताकि रईस सिर्फ मेरा हो जाए, वह चिल्लाई। और अब तू भी मुझे उसी की तरह नापसंद है। हसीब दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। वह सब जानता था, सब देखता था, लेकिन आज तक चुप था। आज उसकी चुप्पी टूटने वाली थी। रईस ने कांपते हुए आवाज से पूछा, तुझे किसने मारा रूही? हवा भारी हो गई, दीवारें जैसे सिहरने लगीं और कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई, नाहिद। रईस का दिल ठहर गया। उसके दिमाग में बिजली कौंधी। रूही ने कहा, नाहिद पहले हवेली में काम करती थी, मुझ पर गुस्सा निकालती थी, मुझे डराती थी। फिर एक दिन आवाज रुक गई, हवा और ठंडी हो गई। उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। रईस की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। रूही की आवाज कांपी, और आज वो जोया को भी वहीं ले जाएगी। रईस के सीने में आग भर गई। उसने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा और हवेली से बाहर भागा, सीधे अपने घर की तरफ। घर पहुंचते पहुंचते उसने अंदर से जोया की चीख सुनी, अब्बू! रईस पागलों की तरह अंदर दौड़ा। नाहिद जोया को पकड़कर सीढ़ियों की तरफ खींच रही थी। तू भी उसकी तरह मर जाएगी ताकि रईस सिर्फ मेरा हो जाए, नाहिद बुरी तरह चिल्ला रही थी। रईस ने जोर से पुकारा, नाहिद! नाहिद मुड़ी। उसकी आंखों में पागलपन था। ठीक उसी समय हसीब अंदर आया और नाहिद की बांह पकड़ ली। बस करो नाहिद, मैंने सालों से तेरी चुप्पी ढोई, पर आज नहीं। नाहिद झटके से छूटकर चिल्लाई, कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसने जोया को फिर खींचा और तभी हवेली की तरह कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। एक छोटे बच्चे की परछाई सीढ़ियों के ऊपर उभरी। रईस, हसीब और जोया तीनों रुक गए। वो वहीं थी, रूही। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने बहुत सहा, अब और नहीं। नाहिद की आंखें डर से फैल गईं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर लड़खड़ाए। वो सीढ़ियों से नीचे गिरी और बेहोश पड़ी रह गई। सब कुछ खामोश हो गया। रूही की परछाई धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसकी आखिरी आवाज आई, जोया को अब कोई दर्द नहीं देगा। फिर सब गायब। कुछ दिनों बाद नाहिद को पुलिस ले गई। हसीब ने अदालत में गवाही दी। रईस का मन टूटा था, लेकिन उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। जोया अब डरती नहीं थी। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई थी। कागजी मोहल्ले में सब कहते थे, हवेली का पुराना राज आखिरकार खत्म हो गया। रईस अक्सर हवेली के पास जाता और धीमी आवाज में कहता, शुक्रिया रूही। हवा में हल्की थपकी जैसी लहर उठती, जैसे कोई मासूम बच्ची दूर से मुस्कुरा रही हो। और रईस और जोया की जिंदगी में पहली बार सुकून उतर आया।